हेलो एवरीवन, मैं हूं एक अनुरागी। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रिसीजन आईएएस में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी क्लासेस रनिंग होगी। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको वीडियो के एंड तक बना रहना है। इसके साथ साथ आपको एक नोट्स भी बनाते रहना है, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाते रहना है। ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए है। दोनों हम इसी अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। नोट्स भी आपको साथ साथ बनाते रहना है। प्लस सेशन की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। प्लस इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यूज को भी देखते रहना है बराबर कंटिन्यूसली, क्योंकि हमारे पास जो सफलता की कुंजी है यूपीएससी में वो पीवाईक्यू ही है। तो आपको पीवाईक्यू भी देखते रहना है साथ साथ। प्लस आपको इतनी सारी बातों के अलावा आपको क्या करना है, जो आपने मान लीजिए आपने कोई नोट्स बनाए, उसमें आपको फ्रंट पेज पे आपको सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम लिखना है, यानी कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस किसका किसका लिखना है, आपको प्री का भी लिखना है, प्लस आपको मेंस दोनों का आपको पहले ही पेज पे आपको अपने हाथों से लिखना है। या कई बार होता है ना कि हम कई बार प्रिंट आउट लेकर के केवल चिपका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपको अपनी हाथों से लिखना है। इससे क्या होगा कि कई बार होता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो याद रहती है, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहती। जो चीज़ हम लिख देते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम पे मतलब याद रह जाती है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये हो गई कुछ मूलभूत बातें। चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन सा सिलेबस को कवर कवर करेंगे, कि जो कि हमारे यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो हमारी हेडिंग है वो दे रखी है भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्री प्लस मेंस का सिलेबस दोनों इस पे कवर होगा, और आपको फ्रंट पेज पे आपको लिखना है। फिर जो हमारे क्लास क्लास का जो टॉपिक होगा वो कैसे कवर के होंगे, जैसे कि हम पहला टॉपिक लेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम मतलब जो भी हम टॉपिक है हमारा, उसको मेन टॉपिक में आने से पहले पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जो कि हमारे एक अवधारणात्मक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने में काफ़ी मदद होती है। और ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, कई बार प्री में भी आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हेल्प करती हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्री लिखा हुआ है, पीटी। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसमें दे रखा है राष्ट्रीय आय के आयाम तथा प्रगति वर्सेस बनाम एवं समावेशी विकास की परिकल्पना। तो पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का टॉपिक देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रगति वर्सेस बनाम। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे समावेशी विकास की परिकल्पना। तो आप इसे देख सकते हैं कि नेशनल इनकम से हर साल कुछ न कुछ प्री में पूछा जाता है। समावेशी विकास से हर साल आप देखेंगे कि मेंस में 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग, ये हमारा प्री के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको देखेंगे। फिर इसके बाद ये भी प्री के लिए आप देखेंगे कई बार इन्फ्लेशन पे ही डायरेक्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी पे ही जो हमारा पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावली, इस पे ही यूपीएससी द्वारा इन्फ्लेशन के जो करंट में न्यूज रहती है उसके माध्यम से पेपर को सेट करके पूछ ली जाती है। तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा, इसमें देखेंगे कि हम गरीबी की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर इसके बाद वित्तीय समावेशन, ये भी अगेन पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखेंगे पब्लिक फाइनेंस, जो हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पीटी के लिए और मेंस के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे कि मोस्टली स्टॉक मार्केट जो होता है वो भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं लिखना चाहें
ये मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी क्लासेस शेड्यूल होकर के चलेंगी, जो कि हमारा पहला टॉपिक महत्वपूर्ण शब्दावलियों से स्टार्ट होगा। इस प्रकार देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है, 8वां जो टॉपिक है वो होगा एग्रीकल्चर, फिर खाद्य एवं प्रसंस्करण। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल देखेंगे कि एग्रीकल्चर से भी कई बार यूपीएससी के द्वारा प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप मेनली देखेंगे तो ये मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मेंस में आप देखेंगे कि फूड फूड सिक्योरिटी से या फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से देखेंगे ये 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मेंस में पूछा जाता है। फिर इसके बाद इंडस्ट्री एमएसएमई, ये मेंस के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार प्री में भी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली ये प्री प्री नहीं, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे भी स्टार मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टार मार्क कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे सड़क यानी परिवहन देखेंगे, फिर ऊर्जा देखेंगे, फिर हम देखेंगे रेलवे, रेलवे का डेवलपमेंट कैसे कैसे कितनी हज़ार तक अभी तक फैली हुई है, सारा कुछ देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो पोर्ट है यानी जो बंदरगाह हैं उनको भी देखेंगे। फिर एंड में जो हमारा टॉपिक होगा निवेश मॉडल होगा। तो ये हमने कुछ पाठ्यक्रम की बात की कि कैसे हमारी क्लासेस रनिंग होंगी और किस प्रकार से हम जो टोटल टॉपिक इसमें दे रखे हैं 11 टॉपिक है, इसमें से ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा और बाकी जो करंट की न्यूज होंगी वो हम साथ साथ क्लास के साथ ही अपडेट करके ही पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने बताया था कि हमारा पहला टॉपिक था महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले जो मेन जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति, ये हमने मेन हेडिंग में देखा था। तो अब ये यहाँ पे होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या क्या सेगमेंट हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। फिर इसके बाद देखेंगे कि हम आईएमएफ को पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ को पढ़ेंगे और वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे। फिर अभी मैं आपको बता दूं कि आपको स्रोत कौन कौन से फॉलो करने हैं या किस प्रकार से आप, जैसे कि कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कौन सी बुक पढ़ें। तो उसके लिए आप मोस्टली आप पढ़ सकते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी, जो डेवलपमेंट वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आप पढ़ सकते हैं 11th की एनसीईआरटी। प्लस आप देख सकते हैं कि कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है वो समष्टि अर्थशास्त्र की, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक अवधारणाएं नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ भी दी हुई हैं, बेसिक दी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको जो पुराने पेपर्स हैं उनको डीपली अध्ययन करना है, यानी कि उनको एक एक वर्ड को समझना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है उस पर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें से आपको अगर जैसे पता है कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये क्यों सही नहीं है। तो इनके बारे में भी आपको ये 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी आपको डिस्कस करना है या अध्ययन करना है, इनके बारे में गूगल सर्च करना है, अपने नोट्स में देखना है पूरा ओवरऑल। और आपको जो पीवाईक्यू है आप इसको या तो प्रिंट आउट करा सकते हैं या तो मार्केट से बुकलेट आती है उसको भी आप खरीद सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं, या तो आपको हिंदू न्यूज़पेपर है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में जो इकोनॉमिक के जो आर्टिकल आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, मोस्टली आप पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस है, ये हो गया। और इंडियन एक्सप्रेस में आप देखेंगे कि एक्सप्लेन का जो सेक्शन होता है, एक पेज में एक्सप्लेन का जो सेक्शन होता है उसको आप एक सिनॉप्सिस में बना करके अपने एक नोटबुक में या किसी स्टिकर में आप उसको चिपका करके रखिए, क्योंकि केवल इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेक्शन होता है इससे आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में करंट से रिलेट करके और जो ट्रेडिशन है उसको कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहीं से पूछ लेते हैं। तो ये पेपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन से सोर्स को फॉलो करने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को डिस्कस करेंगे, फिर आने वाली क्लासेस में हम कुछ शब्दावली को भी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम कंटिन्यूसली अपने नेशनल इनकम के टॉपिक से क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। तो जिसमें से हमारा है कि सबसे पहले आपको समझना है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। ये जो है अंतिम वस्तुएं क्या होती है, उन वस्तुओं को कहा जाता है जिन पर और मूल्य वर्धन ना हो रहा हो, जैसे कि मोबाइल
या ब्रेड। जैसे इसमें सबसे मोस्ट एग्जांपल आप देखते होंगे कि गेहूं है। गेहूं से क्या बनता है? आटा। आटा से क्या बनता है? ब्रेड। ये तो आप ये देखें कि अब ब्रेड क्या है? ये ब्रेड डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाता है, यानी कि जो खाने वाले हैं उनके पास जाता है, उपभोक्ता के पास। ये क्या हो गई? ये एक अंतिम वस्तु हो गई। अब इसमें क्या, मान लीजिए कि ये 50 रुपये किलो है, फिर ये जो बीच के मीडिएटर है यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 5 रुपये बढ़ा तो 55 हो गया। 55 हो जाने के बाद ये यहाँ पे अब ये आटा पीसिएगा तो इसके भी कुछ वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि मान लीजिए अगर 10 रुपये ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। 65 हो जाने के बाद यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। टोटल आप देखेंगे कि यहाँ पे आकर के मान लीजिए 70 रुपये में फाइनल होगा। अब आप देखेंगे कि ये 70 रुपये में प्लस कुछ टैक्सेस के साथ ये जो है उपभोक्ता के पास पहुंच रहा है। तब ये क्या होगा? हो रहा है कि अब इसमें कुछ भी मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, यानी कि जिस पर अब कोई भी इस पे मूल्य ऐड ना हो, यानी मूल्य वर्धन ना हो, तो वो अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे कि मोबाइल भी है। मोबाइल के एग्जांपल से आप समझे कि बहुत सारे उसमें मतलब वो छोटे छोटे चिप्स हो गए, चिप वगैरह लगे रहते हैं। उससे भी देखेंगे तो जो टोटल जो बनता है वो स्मार्टफोन बन करके आता है। जब वो मार्केट में आ जाता है उसकी भी एक कोई मार्केट वैल्यू होती है, उसके बाद वो उस पर मतलब कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है, तो वो भी एक तरह से अंतिम गुड्स कहलाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा अगला टर्मिनोलॉजी है पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो आय के स्रोत को निर्मित करती हैं। जैसे आय के स्रोत को, जैसे मशीनरी। अब जैसे कि आपने गेहूं वाला ही एग्जांपल लिया था, गेहूं वाला ही, तो इस गेहूं को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ पे मतलब भेजा गया दूसरे व्यक्ति के पास। इसके पास क्या होगा? इसके पास एक इसका मतलब पीसने के लिए कुछ ना कुछ मशीन चाहिए। मशीन चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको निवेश करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा, तो यानी कि पैसे खर्च करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे क्या हो रहा है? एक आय का अधिक स्रोत बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पे 50 रुपये का गेहूं का देता है, ट्रांसपोर्टेशन लगा करके 55 हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे निवेश करेगा, तो ये क्या कर रहा है? एक बार मशीन खरीद रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार इससे गेहूं को पीस करके यहाँ पे मतलब आय के स्रोत को और अधिक बढ़ा रहा है। तो क्या हो गई? ये पूंजीगत वस्तुएं हो गई। तो यहाँ से आप तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो अंतिम वस्तु होती है और पूंजीगत वस्तु होती है, इन दोनों के मध्य में एक और वस्तु आती है जिन्हें कहा जाता है मीडिएटरी गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जो पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोग की वस्तुओं के बीच आती हैं, जैसे कि ट्रक, टायर। इस तरीके से इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मीडिएटर वस्तु जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया आटा, यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं इसको। फिर इसके बाद देखेंगे जो हमारा अगला है नेटवर्क गुड्स। अब आप देखेंगे कि ये प्री में आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कई बार देखेंगे कि आप पूंजीगत वस्तुओं पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यवर्ती पे भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये सब कहाँ से मालूम चलता है? जब हम पीवाईक्यूज को देखते हैं, वहां से हमको पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन को पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को नहीं पूछे गए हैं। जो नहीं पूछे गए हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि नेटवर्क गुड्स, ये आजकल ज़्यादा मतलब मार्केट में प्रचलित हो रहा है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, जो कई देशों से आए कच्चे माल श्रम के सहयोग से बनती है, जैसे कि आईफोन। आईफोन जैसे देखेंगे कि आईफोन एक जगह से बनता है, लेकिन कई देशों की आय उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। कच्चा माल कहीं से होता है, यानी कि जैसे कि चिप वगैरह होती है, जो आप देखेंगे मोस्टली चाइना हो गया, ताइवान, ये यहाँ से इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ होता है। फिर आप देखेंगे श्रम, भारत में श्रम अधिक है, यानी लेबर सस्ता है, तो यहाँ से कई बार यहाँ से भी मतलब लेबर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कई देशों से मतलब आय, कच्चे माल और श्रम के सहयोग से बनती है, उनको हम नेटवर्क गुड्स कहा जाता है। जैसे कि आप आईफोन को समझ सकते हैं। फिर ये होता है वाइट गुड्स। वाइट गुड्स क्या होती हैं? मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, जैसे कि टीवी, एसी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये वाइट गुड्स कहलाती हैं। फिर आती हैं फेवरन वस्तुएं। ये फेवरन वस्तुएं क्या होती हैं? ये विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि महंगी कार, महंगी घड़ी इत्यादि। फिर पिगवन वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, उन्हें पिगवन वस्तु कहते हैं, जैसे कि
सिगरेट हो गया, शराब हो गया और गुटखा हो गया। लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब हो, खतरनाक हो, हानिकारक हो, उन्हें पेयबंद वस्तुएं कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला हमारा है प्रतिस्थापन वस्तुएं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन वस्तुएं और ये पूरक वस्तुएं। तो आप इन दोनों को और अच्छे से समझिए। जैसे देखिए, प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसमें कह रहा है दिए गए वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चाय और कॉफी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही लिखा है चाय और कॉफी। तो आप देखेंगे कि यदि चाय अभी 20 रुपए की आ रही है तो अगर इसकी कीमत जस्ट डबल हो जाए, अगर 40 रुपए की हो जाए तो इस पे क्या करेंगे, तो इसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। लेकिन जो आप देखेंगे कॉफी है, इसकी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चाय और कॉफी लगभग लगभग सेम ही मतलब वो रेट के रहते हैं। तो अगर चाय की रेट अगर 20 रुपए है, 40 हो गई, तो और इसका रेट भी 20 रुपए है वर्तमान में, तो आप देखेंगे कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये चाय का एक अल्टरनेटिव क्रिएट हो जा रहा है कॉफी के रूप में। तो इनको कहा जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। इसी प्रकार पूरक वस्तुएं हैं। अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे दिए गए वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में आई कमी की वजह से कुछ अन्य वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है, पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे चाय और बिस्किट। पूरक वस्तु जैसे कि अगर चाय की कीमत अगर बढ़ गई, चाय की कीमत अगर बढ़ गई है तो अब देखेंगे कि अगर कीमत बढ़ रही है तो चाय की डिमांड भी कम होगी, चाय की डिमांड कम हो जाएगी। अगर चाय की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो इसके साथ जो बिस्किट है, जो बिस्किट जो मतलब खाने वाले लोग हैं, उसकी भी तो डिमांड कम होगी। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि मतलब कीमत बढ़ने से डिमांड कम हो, लेकिन उसके जगह पे किसी दूसरी वस्तु की भी डिमांड कम हो जाती है। इस तरीके से उसको पूरक वस्तु कहलाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मतलब कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो सेशन की PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, इंडियन पॉलिटी, ये आपको हर मंडे को क्लास मिलती है। फिर इसके साथ जो आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास किया है, इंडियन इकोनॉमी, ये आपको फ्राइडे को मिलेगी। ये आपको हर फ्राइडे को क्लास मिल जाएगी। प्लस इसके साथ साथ जो हमारा मैथ का जो पोर्शन था, मैथ का जो सी सेट वाला, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। लेकिन अभी बीच में वो बंद हो गया था किसी कारणवश। लेकिन मैथ का जो हमारा पोर्शन है वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पॉलिटी हम मेंस का कवर करा ही रहे हैं। फिर इसके साथ इंडियन इकोनॉमी, ये प्री प्लस मेंस